हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः आपके क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 42 लेकर आए है ना, जो बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलता है। तो इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे अपना जो टॉपिक था कि अगर आपका कोई पार्टिकल मूविंग करता है 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, है ना, तो उसका इक्वेशंस जो उसकी गति का समीकरण था वो उसका आइगन फलन था वो अपन ने निकाल लिया, उसके एनर्जी आइगन वैल्यू भी निकाल लिया अपन ने, और उसके डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता वो भी अपन ने निकाल ली। आज इसका एक टॉपिक और वो भी अच्छा टॉपिक है कि ऊर्जा अवस्था का घनत्व होता है त्रिविमीय बॉक्स में। जब भी कोई कण आपका गतिशील हो तो उसका एनर्जी का जो डेंसिटी है ना, एनर्जी घनत्व, उसको अपन देखेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो कि त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व, 1 मिनट रुकिएगा आप, थोड़ा ये इधर रह गया। त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व, इसको अपन पढ़ना चाहेंगे। अपना टॉपिक हो जाएगा कि त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व। त्रिविमीय विभव बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, है ना, ऊर्जा अवस्था घनत्व, ओके, एनर्जी डेंसिटी, या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, इन 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, है ना। आपको क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, है ना। ध्यान से देखिए कि त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व, उसका अपने को फॉर्मूला निकालना। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आपको भी जिसके नोट्स बनाओगे कंप्लीटेड, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलो आइए अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार अपन लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो अपने पास इक्वेशन आई हुई है ना कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स त्रिविमीय विभव बॉक्स में इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन कितना होता है। त्रिविमीय, यहाँ पर अपन ने कण इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर अपन ने कण कौन सा ले लिया, इलेक्ट्रॉन। तो त्रिविमीय विभव बॉक्स में है ना, त्रिविमीय विभव बॉक्स में इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन, इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन जो वेव फंक्शन अपने पास आया हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन साई एक्स वाई जेड बराबर 2/a, है ना, √8/ABC आया था ना स्टार्टिंग में, तो 2/a। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। 2/ABC की पावर 3/2। 3/2 का मतलब भी क्या हो गया, √8/ABC। इसका मतलब भी क्या हो गया ना, 3/2 पता है ना, एक तो पूरा हो गया एक आधा हो गया, है ना। 3/2 साइन nx π/a डॉट x, nx π/a x डॉट साइन ny π/b y डॉट साइन nz π/c z। यही अपने पास समीकरण था, है ना। ये समीकरण होता है, इसको अपने बना लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये आया हुआ है। फिर उसके बाद आगे चलिए कि तथा विभव बॉक्स में गतिशील तथा विभव बॉक्स में गतिशील कण की कुल ऊर्जा
कण की टोटल एनर्जी, है ना, कि विभव बॉक्स में गतिशील कण की कुल ऊर्जा वो अपने पास आई हुई है E बराबर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, ये भी अपन निकाल के पीछे, है ना, अपॉन 2m s स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m s स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही थी, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, है ना, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे को n स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m s स्क्वायर एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना, जहां n स्क्वायर किसके बराबर है, जहां n स्क्वायर आपका एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, है ना, इस वैल्यू को अपन इक्वल बता दिया और ये अपने पास ऐसे नई वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि दो चीजें अपन ऐसे कैसी उतार ली। अब अपन इसमें चेंजेस लाएंगे, देखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार त्रिविमीय विभव बॉक्स में इलेक्ट्रॉनों का वेव फंक्शन कितना होता है, ये होता है कि साई एक्स वाई जेड बराबर 2/ABC की पावर 3/2 या 8/ABC साइन एन एक्स पाई अपॉन एक्स डॉट साइन एन वाई पाई अपॉन बी वाई डॉट साइन एन जेड पाई अपॉन सी जेड, है ना। और तथा विभव बॉक्स में गतिशील कण की टोटल एनर्जी E बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m s स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, या इसी को मैंने किसके बराबर लिख लिया, एन स्क्वायर के बराबर। तो ये समीकरण काम आएगी, है ना, ये E बराबर आपके पास ये हो गया। अब ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और कुछ निष्कर्ष निकलेंगे अपन, जो क्या हो जाएगा अपने पास आगे, कंक्लूजन तक पहुंचेंगे अपन, एक कंक्लूजन तक, और उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अपने पास वैल्यू हो जाएगी एक कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, है ना, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा धनात्मक पूर्णांक, जो पॉजिटिव पूर्णांक आए उन्हें पास एन एक्स एन वाई एन जेड, है ना, धनात्मक पूर्णांक एन एक्स एन वाई व एन जेड पर निर्भर करती हैं, है ना, धनात्मक पूर्णांक एन एक्स एन वाई व एन जेड पर निर्भर करती हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक के लिए ऊर्जा परास, अतः धनात्मक पूर्णांक के लिए ऊर्जा परास, जो एनर्जी रेंज होगी ना, धनात्मक पूर्णांक के लिए ऊर्जा परास, जो एनर्जी का लेवल है वो 0 से E के मध्य वे ही, ऊर्जा परास 0 से E के मध्य, है ना, 0 to E, 0 से E के मध्य वे ही ऊर्जा अवस्थाएं होगी, वे ही ऊर्जा अवस्थाएं होगी, है ना, 0 से E के मध्य वे ही ऊर्जा अवस्थाएं होगी जिनके संगत बिंदु n त्रिज्या के गोले के प्रथम अष्टक, है ना, ऑक्टेंट, प्रथम n त्रिज्या के गोले के प्रथम अष्टक में होते हैं, प्रथम अष्टक, है ना, ऑक्टेंट, अष्टक में होते हैं। ठीक, अब इस थोड़ी सी आप लैंग्वेज को समझिएगा कि लैंग्वेज क्या कहने चाह रही है यहाँ पर। तो अपन ने देखा कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि
इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, अभी जो दो समीकरण है, दूसरे नंबर समीकरण कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो अपने पास धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक nx, ny और nz पर निर्भर करती है, पूरी उसी पर डिपेंड कर रही है। अतः धनात्मक पूर्णांक के लिए जो पॉजिटिव पूर्णांक है उसके लिए ऊर्जा परास 0 से e के मध्य, एनर्जी परास कहाँ से लगाकर 0 से e के मध्य वही ऊर्जा अवस्थाएं होगी जिनके संगत बिंदु n त्रिज्या के गोले के प्रथम अष्टक में होते हैं। एक पूरा गोला बनाएंगे अपन ऐसे, उसके 8 पार्ट करेंगे अभी अपन ऐसे, 8 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक प्रथम अष्टक में होगी ना, एक पार्ट का अपन मांग लेके चलेंगे। तो वही ऊर्जा अवस्था होगी जिनके संगत बिंदु n त्रिज्या के गोले के प्रथम अष्टक में होते हैं। तो अभी अपन एक गोले की कल्पना करेंगे। ये चीज़ कुछ और लैंग्वेज वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसके साथ साथ अपने पास स्पेस है तो आगे लिखूंगा मैं कि ई तथा ई प्लस डी परास में, है ना, ई तथा ई प्लस डी परास में, डी ऊर्जा परास में, ई तथा ई प्लस डी ऊर्जा परास में संभावित ऊर्जा अवस्थाओं को ज्ञात करने के लिए, संभावित ऊर्जा अवस्थाओं को ज्ञात करने के लिए है ना, ई तथा ई प्लस डी परास में संभावित ऊर्जा अवस्था जो एनर्जी स्टेट है उसको ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, एक निर्देश तंत्र की अपन इमेजिनरी कर रहे हैं, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, है ना, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं जिसके एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश क्रम से, जिसके एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश क्रमशः है ना, एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश क्रमशः एन एक्स एन वाई व एन जेड पूर्णांक लिए गए, एन एक्स एन वाई व एन जेड पूर्णांक लिए गए हैं, है ना। बस इस थ्योरी को थोड़ी सी आप ध्यान से देखिएगा, एक दो बार इसको आप रीड आउट करोगे ना, अच्छे से समझोगे, तब आपको कंप्लीटेड ये माइंड में सेटअप हो जाएगी, है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल पड़ सकती है, बाकी इसका प्रोसेस इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट में क्या लिखा अपन है कि ई और ई प्लस डी ऊर्जा परास में संभावित ऊर्जा अवस्थाओं को ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे जिसके एक्स वाई जेड जो अक्ष होते हैं ना, आपने निर्देश तंत्र फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, उसके जहां अपन क्या लगाएंगे एन एक्स एन वाई और एन जेड पूर्णांक लेंगे। तो चलो आइए अब अपन डायग्राम से सेट करते हैं इसको, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इमेजिनरी करेंगे, कल्पना करेंगे, फिर उसमें जो एक्स वाई जेड अक्ष होती है ना उसकी जगह अपन एन एक्स एन वाई और एन जेड अक्ष लेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यस, एक निर्देश तंत्र की अपन कल्पना कर लेते हैं। एन जेड एन वाई और एन एक्स, सॉरी लिखेंगे इससे, है ना। अब इसके अंदर अपन दो वो बना लेते हैं ना, इसका मूल बिंदु को, इसका जो मूल बिंदु है ना उसको अपन केंद्र मानते हुए, इसके मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए एक गोले की रचना करते हैं, है ना। एक गोला ये बना लिया और इसी के, सॉरी, एक गोला ये बना लिया और एक गोला अपन इसी के हाइट के अनुसार ये बना लेंगे, है ना, निर्देश तंत्र को केंद्र मानते हुए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की एक की रेडियस एन हो जाएगी और एक की एन प्लस डी एन, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और एक हो जाएगी आपके यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, है ना। ये तो कितनी हो जाएगी आपके पास एन, और ये मोटाई बढ़ी तो ये हो गई आपके पास एन प्लस डी एन, है ना। ये डी एन तक मोटाई बढ़ गई आपके पास, ये तो एन थी
और ये हो गया आपके पास n प्लस डी एन, ठीक है ना, n और n प्लस डी एन, एन एक्स, एन वाई और एन जेड, इसकी कल्पना कर ली अपन ने। तो अब अपन आगे लिखेंगे कि यदि निर्देश तंत्र में मूल बिंदु को केंद्र मानकर, यदि निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, यदि निर्देश तंत्र में मूल बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, मूल बिंदु को केंद्र मानकर, है ना। देखो एक चीज़ याद रखिए, क्वांटम मैकेनिक्स, जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बीच में जाकर अटक जाती। क्वांटम का मतलब ही क्या था कि नई तकनीक का विकास हुआ, है ना। तो जहाँ पर कहीं पे भी फॉर्मूला अटक गया वहाँ पर क्वांटम के अनुसार, जो मैक्स प्लांक हुआ था उसके अनुसार, या क्वांटम में और भी साइंटिस्ट आए उनके अनुसार कुछ वैल्यू मानी गई। जैसे बीच में अपन ने स्टेटमेंट लिया था कि एक गोले का एक अपन गोले का निर्माण करेंगे जिसका एक भाग लेके चलेंगे, 8 भाग है, 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको भी देखिए, 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर अपन एक पार्ट लेके चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बस उसने मान लिया तो मान लिया, तो मान लिया, अपने को करना है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही कि यदि निर्देश तंत्र में मूल बिंदु को केंद्र मानकर n त्रिज्या का एक गोला खींचे, n त्रिज्या का एक गोला खींचे, ना, केंद्र मानकर n त्रिज्या का एक गोला खींचे, तो इसके प्रथम अष्टक का, तो इसके प्रथम अष्टक ऑक्टेंट, है ना, इसके प्रथम अष्टक जिसको अपन बोलेंगे ऑक्टेंट, प्रथम अष्टक भाग का आयतन, आयतन का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता है, गोले का आयतन 4/3 पाई n क्यूब, है ना, और प्रथम है तो 1/8, 1/8 हो जाएगा, 1/8 4/3 पाई n क्यूब। ठीक, अब आपको पता है कि यही हो जाएगी ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या आयतन के अंदर ही। तो अतः 0 से यानी E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ एनर्जी टर्म्स हो जाएगी यहाँ पर, वो यही कहलाएगी, है ना। जो अपने पास वैल्यू आई ये यहाँ पर ही आ जाएगी, 1/8 4/3 पाई n क्यूब। भाई अपने देखा कि 0 से E के मध्य, इससे पहले जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया कि 0 से E के मध्य जो एनर्जी लेवल, जो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है, यह एनर्जी लेवल वही होगा जो उस n त्रिज्या के गोले के एक अष्टक प्रथम ऑक्टेंट भाग में आता है। ये प्रथम एक भाग लेके चल रहे हैं, तो ये इसका आयतन हो गया, और ये आयतन ही उसकी संख्या से डिपेंड करेगा। आयतन का मतलब ही उसमें कितनी चीजें आ सकती है ना, तो वही चीज यहाँ पर कहते हैं 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या ये हो जाएगी। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, आप इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ना, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन की 2 अवस्था होती है, 2 स्टेटमेंट, या यूं कहे तो अगर एक इधर आ गया तो एक इधर आ जाएगा, वही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन स्पिन जब अपन पढ़ेंगे आपके आएगी बीएड के अंदर न्यूक्लियर में, जबकि बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी लास्ट वाली जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 3 बीएससी वालों को, उसमें सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, वो जो टॉपिक है उसके अनुसार यहाँ पर रोल रहेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि चूंकि एक ऊर्जा अवस्था में, है ना, चूंकि एक ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन जिसको अपन बोलते हैं प्रचक्रण अवस्थाएं होती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाएं होती हैं। अतः 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की कुल संख्या, अतः 0 से E के मध्य एनर्जी लेवल की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ऊर्जा अवस्थाओं की कुल संख्या
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मान आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/8 4/3 पाई एन क्यूब, है ना। ये आप इसको काटना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 पाई एन क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास π/3 एन क्यूब। समझ में आ गया ना। ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या देखिए, इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाएं होती हैं, तो अतः 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की कुल संख्या 2 से इसको मान को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2/8 4/3 पाई एन क्यूब, 4 से कट गया 2 से आपका 2 भी कट गया, तो π/3 एन क्यूब। ये ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या 0 से E के मध्य। अब अपन देखेंगे E से E प्लस डी, इसलिए अपन ने प्लस DN और जोड़ दिया। डायग्राम आप देखिए, है ना, N प्लस DN भी जोड़ दिया, तो वो E से E प्लस डी के मध्य हो जाएगा। कंप्लीट। तीसरी बार आपका ब्लैक बोर्ड कंप्लीट हो रहा है, वापस मिटा रहे हैं अपन इसको, है ना। बार बार आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक बार आप इनके कंप्लीटेड नोट्स बनाइए। आप इन जब लैंग्वेज को देखोगे ना एक एक लाइन, क्योंकि मेरे पास तो क्या स्पेस कम होने की वजह से बार बार इनको अरेंज करना पड़ता है, जब आप एक एक लाइन कंप्लीटली देखोगे तब आपके माइंड में सारी चीज़ें अच्छे से सेटअप हो जाएगी। आगे चलिए, अब अपने पास क्या हो जाएगा कि यहाँ तक ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा आपके पास, इसी प्रकार 0 से E प्लस डी, है ना, 0 से E प्लस डी के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की कुल संख्या है। 0 से E प्लस डी के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की कुल संख्या, ऊर्जा अवस्थाओं की कुल संख्या अब हो जाएगी आपके पास बराबर π/3 एन क्यूब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस DN की पावर क्यूब। n क्यूब है तो इसका मतलब ये बनेगा ना, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी n प्लस DN की पावर क्यूब, तो ये त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 4/3 पाई n प्लस DN की पावर क्यूब, है ना, क्योंकि n और DN इसके इस परास में अपन देखते हैं ना। अब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, डायग्राम को अपन यहाँ से मिटा देते हैं। अब क्या सिचुएशन हो जाएगी अपने पास देखिएगा आप, तो फाइनली 0 से पहले E गया, फिर 0 से E प्लस डी, तो यानी E से E प्लस डी। तो अब अपने पास क्या हो जाएगी लाइन, अतः E तथा E प्लस DE परास में के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या ये हो जाएगी आपके पास, है ना, E से E प्लस डी के मध्य। E तथा E प्लस डी परास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या बराबर 0 से E, उसमें से माइनस हो जाएगा 0 से E, है ना। आपके पास क्या माइनस हो जाएगा कि 0 से E प्लस डी परास, उसमें से माइनस हो जाएगा 0 से E, है ना, 0 से E वाले परास को, 0 से E प्लस डी में से माइनस कर देंगे अपन 0 से E वाले परास को, तो ये संख्या हो जाएगी आपके पास π/3 n प्लस DN की पावर क्यूब माइनस π/3 n क्यूब, ये होगी। आप इसको खोल लीजिए, π/3 कॉमन, दोनों में कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा आपको पता है, n प्लस DN की पावर क्यूब माइनस n क्यूब, है ना। या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं π/3 a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है n क्यूब प्लस 3n² DN प्लस 3n² DN प्लस 3n DN², है ना, 3n² DN प्लस 3n DN² प्लस DN क्यूब माइनस n क्यूब प्लस DN क्यूब माइनस n क्यूब, है ना। तो n क्यूब से आपका n क्यूब कट गया, और कुछ ऐसे दो मान है जिसको अपन कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, है ना, तो वो हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में, चूंकि 3n² DN व 3n² नहीं DN 3n DN²। अब देखिए n बहुत बड़ा मान है, n जो है वो बहुत ही बड़ा मान है, और DN अल्प मान है, हल्का सा विस्थापित कर रहे हैं ना, हल्का सा अपन उसकी ब्रेथ को अपन बढ़ा रहे, तो DN अल्प मान है। जब कोई वैल्यू 0 पॉइंट में होती है, आप उसका स्क्वायर करोगे तो और अंदर चली जाएगी, या उसका क्यूब करोगे तो और कम हो जाएगी। तो ये देखिए आप,
3n dn स्क्वायर, dn तो अपन ले सकते हैं एटलीस्ट, है ना, लेकिन यहाँ पर dn स्क्वायर हो रहा था, ये सारे मान को ये 0 पॉइंट समथिंग कर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्यूब हो रहा था, ये और उसको 0 पॉइंट ले जाएगा, तो इन दोनों को अपन यहाँ पर नगण्य मानेंगे ना। तो अपन लिखूंगा मैं यहाँ पर 3n स्क्वायर dn वे, अरे यार क्या लिख रहा हूँ बार बार एक ही चीज, 3n dn स्क्वायर वे dn क्यूब, है ना, dn क्यूब को नगण्य मानने पर, नेगलेक्ट कर देंगे अपन उसको, नगण्य मानने पर बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी π/3, क्या बच गया 3n स्क्वायर dn, है ना, 3n स्क्वायर dn, यही बचेगा। तो जो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है ना उसको अपन ऐसे लिखेंगे 0 से 0 प्लस डी प्रास में dne, है ना, ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या ऐसे चलेगी dne, है ना, और dne, ठीक है। 3 से आपका 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास हो गया ये कि dne बराबर πn स्क्वायर dn, dne बराबर πn स्क्वायर dn, ये बच जाएगा। एक बार देख लीजिए, पुनः एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए कि 0 से E प्लस डी प्रास के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या ये हो जाएगी। तो अतः E तथा E प्लस डी के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, इससे अपन इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो π/3 इसको अपन ऐसे लिखेंगे, लिखा गया है dne से, तो अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं π/3 n प्लस dn क्यूब माइनस π/3 n क्यूब, यानी dn के रूप में जो है ना ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या वो आ जाएगी। dn बड़ी कितनी, n से अपन ने कितना बढ़ाया dn, तो dn के अंदर ऊर्जा अवस्था को अपन ई से लिख रहे हैं, यही लिख दिया। तो dne बराबर इसमें से ये माइनस कर दिया, π/3 कॉमन है, इसको अपन बाहर ले लिया, तो n प्लस dn की पावर क्यूब माइनस क्या बच गया n क्यूब, है ना। तो वापस देखिए π/3 ऐसा कैसे, ये a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है, तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर dn प्लस 3n dn स्क्वायर प्लस dn क्यूब माइनस n क्यूब, n क्यूब से n क्यूब कट गया। अब ये मान देखो dn स्क्वायर बहुत छोटा पड़ जाएगा और dn क्यूब भी काफ़ी छोटा पड़ जाएगा, तो इस मान को अपने नगण्य मान लिया। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, dne बराबर π/3 3n स्क्वायर dn, तो 3 से 3 कट गया। अब आपके पास क्या बच गया, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ ना, देख लीजिएगा 1 2 3 बार अपना बोर्ड कंप्लीट हो गया, चौथी बार मिट गया है ना। इन चीज़ों का आप पहले नोट्स बनाइए कंप्लीटेड, तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपके पास ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या का फॉर्मूला आ गया dne बराबर πn स्क्वायर dn, यही चीज हो गई। इसका आप दो रूप में डिवाइड कर लीजिए ना, है ना, πn स्क्वायर dn, ये मान आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे कि समीकरण 2 से n का मान निकालना आपको, है ना। समीकरण 2 जो पीछे है ना, वहां से आप n निकालोगे, तो समीकरण 2 से n कितना हो जाएगा आपके पास, n हो जाएगा आपके पास e2m स्क्वायर, e2m स्क्वायर 2m स्क्वायर e अपॉन 2m, एक बार ना 2m स्क्वायर e अपॉन पाई स्क्वायर h क्रो स्क्वायर, पाई स्क्वायर h क्रो स्क्वायर बराबर n स्क्वायर का मान रखने पर, है ना, का मान रखने पर, यस मान रखिएगा आप। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर ई अपॉन पाई स्क्वायर h क्रो स्क्वायर, है ना, यस मान रखिए आप। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखना आपको, तो dn ई बराबर ये पाई आपका ऐसा कैसे ही, यहाँ पर n स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर ई अपॉन पाई स्क्वायर h क्रो स्क्वायर। अब एक दीजिए n जो है ना d के अनुसार चेंज हो रहा है, हल्का सा n की अवस्था में चेंज है dn, तो आपका d तो ऐसे कैसे ही, और इस n की जगह ये n स्क्वायर का मान है, कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर ई अपॉन पाई स्क्वायर h क्रो स्क्वायर की पावर 1/2। इज इट क्लियर, ये अपन ने मान को ऐसे जमा लिया। अब आप देखिए आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि यहाँ से आप बाकी सारा मान बाहर निकाल लीजिए और ई को रहने दीजिए कि ई की अवस्था चेंज होगी। तो आपके पास हो जाएगा dne बराबर ये पाई ऐसे कैसे ही, ये पूरा मान आपका ऐसे कैसे है ना 2m स्क्वायर, ई को भी बाहर निकाल लीजिए ना, पाई स्क्वायर h क्रो स्क्वायर
ई को मैंने बाहर निकाल लिया, इस ई को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से बाकी सारा मान कांस्टेंट है, सिर्फ ई चेंज होगा, एनर्जी अवस्था चेंज होगी, ये सारा मान कांस्टेंट। तो 2m² अपॉन π² h² पूरा मान ऐसा कैसे बाहर, और d डॉट e की पावर 1/2, सिर्फ ये मान चेंज होगा, है ना। e की पावर कितना हो गया 1/2। अब देखिए ये मान पूरा सेम है, ये पावर 1, ये पावर 1/2, तो इसका मतलब पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो कि 2m अपॉन a² को भी बाहर निकालेंगे अपन, है ना। अच्छा, a² को भी अपन बाहर निकाल लेते हैं ना, ये 1/2। यहाँ से आप a² को भी बाहर निकाल लीजिए, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब आपके पास इक्वेशन हो जाएगी dne बराबर पाई a²। इस a² को भी बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या बच गया आपके पास 2m अपॉन π² h², है ना। इस e को अपन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से भी a² अपन बाहर निकालेंगे, स्क्वायर और 1/2, तो है ना। तो a क्या हो जाएगा आपके पास 2m अपॉन π² h², ये तो e ऐसा कैसे ही, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया अपन ने, a² इसकी पावर 1/2, है ना, डॉट d e की पावर 1/2, ठीक है। बाकी का मान ऐसे कैसे चल रहा है। अब देखिए स्क्वायर की पावर 1/2 है तो 1 हो जाएगा, और a क्यूब हो जाएगा, तो आपके पास अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अगली स्टेप हो जाएगी आपके पास dne बराबर π² यहाँ से a तो a क्यूब, π⁴। अब देखिए ये पूरा मान, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2, इसका मतलब 3/2 हो जाएगी, तो 2m अपॉन π² h² की पावर 3/2 डॉट ये ई ऐसा कैसे ही, इसको सोल्व कीजिए आप, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 आगे डॉट ई की पावर -1/2। आउटलाइन कर लिया अपन ने, तो आपके पास कितना हो गया ई की पावर -1/2। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी सेट कर सकते हो, dne बराबर π⁴, है ना। कुछ अवस्था अपन चेंज करके इसको लिख रहे हैं, dn और de भी आएगा, de, है ना, ये आ जाएगा de, तो π⁴ 2m अपॉन π² h² 3/2 डॉट e/2, है ना। इसको इसके नीचे ले लिया, इनटू जब आप इसको नीचे भेजोगे तो 1 अपॉन नीचे चला जाएगा e की पावर 1/2 डॉट de, है ना। ये मान आपका नीचे चला गया, तो रूट ई से रूट ई कट गया, तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास हो गया dne बराबर π⁴, है ना, जो a³ चल रहा है, π⁴ 2m अपॉन π² h² की पावर 3/2 डॉट 1/2 यहाँ से निकल गया, यहाँ से e से रूट ई de, ठीक है, एक रूट से एक रूट कट गया, और आपके पास कितना मान आ गया रूट ई de, ठीक। अब अपन यहाँ पर करेंगे कि चूंकि e तथा e प्लस de के मध्य, इसलिए e तथा e प्लस de के मध्य, है ना, e तथा e प्लस de के मध्य संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, है ना, E तथा E प्लस de परास में संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्रति ऊर्जा परास, संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्रति ऊर्जा परास प्रति ऊर्जा परास प्रति एकांक आयतन को, प्रति ऊर्जा परास प्रति एकांक आयतन को ऊर्जा अवस्था घनत्व, है ना, ऊर्जा अवस्था घनत्व से परिभाषित करते हैं। एकांक आयतन को ऊर्जा अवस्था घनत्व से परिभाषित करते हैं, ये हो जाएगी, है ना, ऊर्जा अवस्था घनत्व से परिभाषित करते हैं।
ठीक। इसका मान हो जाएगा आपके पास, सीधा अपन इससे लिखेंगे जेड ई, है ना। एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। जेड ई बराबर डी एन ई अपॉन डी एन ई अपॉन डी ई इंटू 1 ए क्यूब बराबर पाई बाई 2 2m अपॉन पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर की पावर 3/2 डॉट रूट ई। ये हो जाएगा त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला, त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व का फॉर्मूला आपका कंप्लीट है। लास्ट में देखिए आप डी एन ई अपॉन डी इंटू 1 ए क्यूब पाई/2 2m अपॉन पाई स्क्वायर एच स्क्वायर की पावर 3/2 अंडर रूट ई। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा, ये इक्वेशन तक तो अपन कंप्लीटली सोल्व कर दिया। अब अपन लास्ट में क्या लिखा कि ई तथा, है ना, लास्ट में देखिए आप ई तथा ई प्लस डी के मध्य, है ना, ई तथा ई प्लस डी के मध्य संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, जो संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है ना वो ये रही। संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या ये रही। प्रति ऊर्जा परास का मतलब डीई, एनर्जी लेवल अपन डीई के मध्य देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ डीई रहेगा ना, ये सिर्फ डीई रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। क्या है? प्रति ऊर्जा परास डीई प्रति एकांक आयतन 1 ए क्यूब, एकांक आयतन भुजा क्यूब है ना, प्रति एकांक आयतन को ऊर्जा अवस्था घनत्व से परिभाषित करते हैं। जेड ई से लिख दिया और इसका मान ये पूरा ऐसा आ गया, इसका मतलब बचा हुआ मान इसका हो गया पाई/2 2m अपॉन पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 3/2 रूट ई। यह आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है ना। तो अब आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए ना, टॉपिक अपने पूरा कंप्लीट करा लिया। तो एक शॉर्ट वे में फटाफट देख लीजिए, आपका टॉपिक जो था अपने पास ये चीज़ आई, फिर अपने 2 से n स्क्वायर का ये मान रख लिया, ये चीज़ हो गई, बाकी सारा मान अपने बाहर निकाल दिया है ना, ये पूरा मान बाहर आ जाएगा। यहाँ से डी ई की पावर 1/2 हो गया। फिर यहाँ से अपने जो चीज़ें बाहर निकालनी थी वो निकाल ली, है ना। ये पूरा सेटअप ऐसे हो गया आपके पास। फिर अगले स्टेप में ये आ गया, इधर अपने अवकलन कर लिया, अवकलन जो हुआ फिर इसको सेट करते हुए ये इक्वेशन आ गई है ना, ये इक्वेशन आ गई और लास्ट में अपने ये कर लिया। तो उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आ गई हो ना। अब कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बस आप ध्यान से डेरिवेशन को एक एक लाइन जब आप कंप्लीटली करोगे ना, तब जाकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार है ना, मैं आपको इसको वापस लिख के बताता हूँ। इस चीज़ को अपन वापस लिखते हैं कि ये कैसा है अपने पास। यस, आप देखिएगा अपने पास लाइन क्या थी कि ई तथा ई प्लस डी के मध्य संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी है? डी एन ई, है ना। ये देखिए आप, संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी है? डी एन ई। संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्रति ऊर्जा परास, प्रति ऊर्जा परास अपन क्या क्या लेके चल रहे हैं? डी ई, है ना। प्रति ऊर्जा परास प्रति एकांक आयतन, एक उसकी भुजा है एकांक आयतन तो इंटू ए क्यूब, ये भी चला गया आपके ना। प्रति एकांक आयतन को ऊर्जा अवस्था घनत्व से परिभाषित करते हैं ना। ऊर्जा अवस्था घनत्व को एक पर्टिकुलर नए नाम से लिख दिया, जेड ई बराबर ये, और इसी को अपन बराबर करके ये लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से अब जब ये सेटअप हो गया तो अब बचा हुआ मान कौन सा है? बचा हुआ मान हो गया आपके पास पाई/2 अपॉन 2m पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2, और यहाँ से क्या बच गया? सिर्फ रूट ई। डी को अपन उधर भेज दिया। ये आपका त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व है। ये आपको क्या है? त्रिविमीय बॉक्स में एनर्जी स्टेट डेंसिटी। तो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को पूछ सकते हैं। हालांकि सारी लैंग्वेज अपने कंप्लीट लिख ली। तो आज आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन में बोल रहा हूँ ना ओरली कि त्रिविमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा अवस्था घनत्व को समझाइए। यह आपका त्रिविमीय बॉक्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या होगा आपका कि त्रिविमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा अवस्था घनत्व को समझाइए। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेट गड़बड़ करियो गार्ड साहब, पेट गड़बड़ करियो। 40 मिनट पूरा कर दूँ, थोड़ा सा और बजिए पूरा कर दूँ 40 मिनट। मुझे को 40 है क्या देखिए।